नमस्कार मित्रों, मैं दीपक सिखवाल एक बार फिर से चाणक्य क्लासेस के YouTube चैनल और चाणक्य क्लासेस ऐप पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कोरोना महामारी के इस विकट दौर में ईश्वर से आपके परिजनों, शुभचिंतकों और इष्ट मित्रों सहित सबके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और इसी के साथ मैं अब अपने आगे के अध्याय के जो भाग है उसको शुरू करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि का सामान्य परिचय पढ़ा था, संधि की परिभाषा को अच्छी तरह से समझा था और उसके साथ में संधि के मुख्य भेदों के में हमने सबसे पहले स्वर संधि को चुना और स्वर संधि की परिभाषा और उनके उपभेदों के विषय में पढ़ते हुए हमने दीर्घ संधि तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं दीर्घ संधि से आगे गुण संधि के विषय में। तो मित्रों, शुरू करते हैं गुण संधि। संधि का जो दूसरा भेद है गुण संधि। स्वर संधि का दूसरा भाग गुण संधि। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं गुण संधि की परिभाषा के विषय में। तो गुण संधि किसे कहते हैं, तो इस बारे में आप देखिए कि जहाँ प्रथम स्वर अ अथवा आ होना चाहिए और अ अथवा आ के बाद में आने वाले स्वर कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, अ अथवा आ, और इसके बाद में क्या क्या होना चाहिए। तो गुण संधि में अ अथवा आ के बाद में ई अथवा ई, उ अथवा उ तथा री, ये तीन स्वर आते हैं। अब आप जानते हैं कि अ अथवा आ के बाद में ई अथवा ई होगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जिसकी हम अक्षर के ऊपर एक मात्रा लगाएंगे। अ अथवा आ के बाद में उ अथवा उ होगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, जिसकी कुछ मात्रा इस प्रकार से लगाएंगे हम। और अ अथवा आ के बाद में री हो तो अर हो जाता है, और अर में अ का योग तो पूर्व स्वर के साथ हो जाता, पूर्व व्यंजन के साथ हो जाता है, और ये जो र है इसका आगे वाले वर्ण के साथ ऊर्ध्व रेफ हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं व्याकरणिक भाषा में, ऊर्ध्व रेफ। रेफ का मतलब रकार, र व्यंजन से है, और ऊर्ध्व का मतलब जब र व्यंजन किसी अन्य वर्ण के ऊपर लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्व रेफ। अधोरेफ में ये र व्यंजन के नीचे इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे कि क के साथ में क्र, जैसे प के साथ में प्र, तो इसको तो हम बोलते हैं अधोरेफ। इसको क्या बोलते हैं, अधोरेफ। और जब र किसी वर्ण के ऊपर चला जाता है इस प्रकार से तो इसको हम कहते हैं ऊर्ध्व रेफ। ठीक है, तो इस प्रकार हम स्वर संधि की परिभाषा बनाएंगे कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, अ अथवा आ। तो परिभाषा में आप लिखोगे कि अ अथवा आ के बाद यदि ई उ तथा री हो तो क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। इस प्रकार के ध्वनि परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। गुण संधि में पहले अ अथवा आ होना चाहिए, उसके बाद में ई अथवा ई होगा तो ए हो जाएगा, अ अथवा आ के बाद उ अथवा उ होगा तो ओ हो जाएगा, और अ अथवा आ के बाद री हो तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गुण संधि के सूत्र के साथ उनके उदाहरणों के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा है कि गुण संधि में सबसे पहले अ अथवा आ होता है और बाद में आने वाली स्थिति में ई उ और री, ये तीन स्वर हमें प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये कि गुण संधि के तीन सूत्र बनेंगे, जिसमें जो पहला सूत्र है वो सूत्र क्या कहता है, गुण संधि का जो पहला सूत्र है वो कहता है कि अ अथवा आ के बाद यदि क्या क्या होना चाहिए, ई अथवा ई में से कोई भी स्वर होगा तो इन दोनों के योग से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, जिसकी मात्रा वर्ण के ऊपर इस प्रकार से लगेगी। अब हम बात करते हैं इनके उदाहरणों के बारे में। तो मित्रों, अ अथवा आ युग्म स्वर हैं। इन दोनों में से कोई भी एक स्वर प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में आएगा। ई अथवा ई में से कोई भी एक स्वर स्वतंत्र रूप से
उत्तर पद के प्रथम वर्ण के रूप में आएगा। ये जो आएगा अ अथवा आ, ये प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में, और ई अथवा ई प्रथम पद के उत्तर पद के प्रथम वर्ण के रूप में आएगा। इस बात का ध्यान रखें, ये प्रथम पद में अंतिम और ये दूसरे पद का प्रथम वर्ण, और इन्हीं के मध्य क्या होगी, संधि होगी। अब हम बात करते हैं इनके उदाहरणों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अ के बाद में क्या आ जाए, ई आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख लिया है, इतर प्लस इतर। अब आप यहाँ पर देखिएगा मित्रों कि इतर प्लस इतर मैंने दो शब्द लिखा है। यहाँ पर जो र है, इस र में स्वर कौन सा है, अ। इतर में से जब आप र को हल करोगे तो र से स्वर कौन सा निकालोगे, अ, और उसके बाद में ई को अलग करते हुए हम शेष पद तर को अलग लिख देंगे। अब आप यहाँ पर आराम से समझ सकते हैं कि गुण संधि का सूत्र कहाँ पर लागू हुआ है। आप यहाँ देखिए कि र से जो अ निकला और इतर का जो ई निकला, इन दोनों के मध्य की जो स्थिति है वो अ प्लस ई की गुण संधि की स्थिति बन रही है, और इन्हीं के मध्य हम क्या करेंगे, गुण संधि करेंगे और संधि का जो रूपांतरित वर्ण है वो बनाएंगे। तो इतर जो इधर शब्द है वो तो यथावत रहेगा, र हलंत रहेगा। अ और ई जुड़कर क्या हो जाएगा, अ प्लस ई जुड़कर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो पीछे क्या बचा, जो शेष पद है उसको वैसे का वैसा रहने देते हैं। अब आप जानते हैं यहाँ पर जो ये ए बना है, इस ए की मात्रा हमें र के साथ में लगानी है। तो शब्द क्या बन जाएगा, इतर में आप देख रहे हैं र के ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी और पीछे जो तर बचा है वो एज इट इज आ जाएगा। इस प्रकार शब्द क्या बन जाएगा, इतरेतर। तो इस प्रकार गुण संधि का ये जो पहले सूत्र का जो पहला स्वर का जो स्वरों की जो स्थिति है वो हमने पढ़ी कि इतर प्लस इतर का क्या हो जाता है, इतरेतर हो जाता है। अगर किसी शब्द को समझने में या संधि करने में अगर कोई समस्या आए तो इस प्रकार से खंड करते हुए हम अच्छी तरह से शब्द के उनके वर्णों का अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं और सही उत्तर हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका जो दूसरा सूत्र बनता है वो ये बनता है, अ के बाद में ई दीर्घ हो जाएगा तो भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। इसका मतलब प्रथम पद के अंतिम स्वर के रूप में अ आएगा और दूसरे स्वर के प्रथम स्वर के रूप में क्या आएगा, ई आएगा दूसरे पद में। तो हम यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण ले लेते हैं, गण प्लस ईश। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि गण में जब आप ण को हल करोगे तो स्वर कौन सा निकलेगा, अ। ईश से स्वर कौन सा निकलेगा, ई। शेष पद क्या बचा है, श बचा है। अब आप समझ सकते हैं कि संधि कहाँ होगी, अ प्लस ई के बीच में, और इन दोनों की संधि क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो इस प्रकार जब हम जोड़ेंगे तो ण हलंत है, इसके साथ में ए की मात्रा लग जाएगी और शब्द क्या बन जाएगा, गणेश शब्द बन जाएगा। तो गण प्लस ईश का रूप क्या हो जाता है, गणेश, इस प्रकार से रूप हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, आ के बाद में ई हो तो क्या हो जाएगा। तो हम ऐसा शब्द लिखते हैं जहां प्रथम पद के अंतिम स्वर के रूप में क्या आना चाहिए, आ आना चाहिए, और दूसरे पद के प्रथम वर्ण के रूप में छोटा ई आना चाहिए। तो मैंने यहाँ के लिए एक शब्द लिखा है, महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र में आप देखिए कि महा में जो ह है इसमें स्वर कौन सा जुड़ा हुआ है, आ स्वर जुड़ा हुआ है, और उसके बाद में उत्तर पद जो इंद्र है इसमें प्रथम स्वर ई है और शेष पद क्या है, इंद्र। अब इनको हम जोड़ेंगे तो महा में जो ह हलंत है, आ प्लस ई जुड़कर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और शेष पद क्या है जो बचा है उसको एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो ह हलंत है, ए के साथ जुड़ेगा तो शब्द क्या हो जाएगा, महेंद्र शब्द हो जाएगा। तो महा प्लस इंद्र का संधि रूप क्या हो जाता है, महेंद्र हो जाता है, इस प्रकार से। और ऐसे ही हम आगे एक उदाहरण और ले लेते हैं जहाँ पर आप देखोगे कि प्रथम पद का अंतिम स्वर आ होगा और दूसरे पद का प्रथम स्वर दीर्घ ई होगा। तो ऐसा हम एक उदाहरण ले लेते हैं, महा प्लस ईश्वर। अब आप यहाँ पर भी देखेंगे कि महा में स्वर कौन सा है, आ। ईश्वर में स्वर कौन सा है, ई, और इन दोनों के मध्य संधि होगी तो क्या हो जाएगा, ए। और इस प्रकार महा प्लस ईश्वर को जब हम जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, महेश्वर शब्द हो जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार हमने देखा है कि स्वर संधि के जो
गुण संधि है, इस गुण संधि में आने वाले जो भी पहले सूत्र के जो 4 विकल्प हैं, पहले अ के बाद में ई होना चाहिए। तो जो हमने पहला उदाहरण लिखा उसमें अ के बाद में ई है, उसके बाद में अ के बाद में दीर्घ ई होना चाहिए। हमने जो दूसरा विकल्प लिखा इसमें आप देखिए अ के बाद में दीर्घ ई है। इसी प्रकार आ के बाद में छोटा ई होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देखिए आ के बाद में छोटा ई आया है, ह्रस्व ई आया है। और इसी प्रकार आ के बाद में दीर्घ स्वर आना चाहिए, तो अगले उदाहरण में यहाँ पर आप देखिए आ के बाद में स्वर कौन सा आया है, दीर्घ ई आया है। तो गुण संधि के इस सूत्र की जो चारों स्थितियाँ हैं उन चारों स्थितियों को हमने अच्छी तरह से देख लिया है। अब हम बात करते हैं गुण संधि के कुछ और उदाहरणों के बारे में, जिससे आप भी भली भांति और अभ्यास कर सकें, क्योंकि अभ्यास के बिना कुछ नहीं है। सामान्य रूप से 4 उदाहरण पढ़ लेने से गुण संधि आपके समझ में आ गई हो, इस बात की दावेदारी ना तो मैं कर सकता हूं और ना ही आप कर सकते हो, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है देवेश। शब्द आ गया देवेश। इसी प्रकार से एक और शब्द आ गया परमेश्वर। ठीक है, इसी प्रकार कुछ शब्द और ले लेते हैं, लोकेतर, मानवेतर, यथेच्छा। तो इन सभी में आप देख सकते हैं कि सब में एक ही मात्रा आई है। और जब हम ऐसे शब्दों को के संधि विच्छेद करेंगे तो आप देखेंगे देवेश में ए है, तो ए का खंड हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करने की जो प्रक्रिया है वो भी आप देख लीजिएगा कि अगर किसी अगर कहीं पर ए की मात्रा आती है यानी ए स्वर है, तो ए स्वर जब हम इसको संधि के अनुसार इसको जब इसके खंड करते हैं तो क्या होता है, पहले अ अथवा आ में से कोई एक ध्वनि होनी चाहिए और उसके बाद में ई अथवा ई में से कोई एक ध्वनि होनी चाहिए। ज़रूरत के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप किस स्वर के योग से बनेगा, हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन स्वरों का चयन करना है। विकल्प के रूप में हमें ये 2-2 स्वर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो हम बात करते हैं उदाहरणों की। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि देवेश जो शब्द है इसमें मूल शब्द अ जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा देव, और आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, देवा। अब आप समझ सकते हैं कि इनमें से किस रूप से इसका सही विकल्प बनता है, तो वो अ है। तो हम अ स्वर को जोड़ते हुए शब्द क्या बना देंगे इधर, देव। और ईश का, ईश में आप जानते हैं कि ईश में ई छोटा होता है या ई बड़ा होता है। जब आप शब्द को लिखते हैं तो शुद्ध रूप क्या होता है ये आसानी से हम समझ सकते हैं। ईश में ई हमेशा क्या होता है, दीर्घ होता है। तो इस प्रकार हमें इसके 2 खंड प्राप्त होते हैं, देव प्लस ईश, और इसी के जब हम संधि करेंगे तो हमें शब्द क्या प्राप्त हो जाएगा, देवेश। इसी प्रकार शब्द आया है परमेश्वर। तो परमेश्वर की संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा संधि विच्छेद परमेश्वर का, परम प्लस ईश्वर, इससे क्या रूप हो जाएगा, परमेश्वर। इसी प्रकार लोकेतर, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, लोक प्लस इतर। और इसी तरह से मानवेतर, मानवेतर का क्या हो जाएगा, मानव प्लस इतर। इसी प्रकार यथेच्छा, विकल्प के अनुसार यथ या यथा। अगर हम इन 2 की बात करते हैं तो यथा शब्द सही बैठता है, एक अव्यय है, एक उपसर्ग है यथा, और उसके बाद में शब्द आ जाता है इच्छा, जिसमें ई क्या होता है, ह्रस्व ई होता है। तो इस प्रकार यथेच्छा का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, यथा प्लस इच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार जुड़े हुए शब्द आ जाएं तो हमें उनका संधि विच्छेद करना है, और विच्छेद किए हुए शब्द आ जाएं तो इस प्रकार हमें उन शब्दों की क्या करनी है, संधि करनी है। अब हम बात करते हैं गुण संधि के दूसरे सूत्र के बारे में। गुण संधि का दूसरा सूत्र क्या कहता है, गुण संधि का दूसरा सूत्र ये कहता है कि अ अथवा आ के बाद में यदि उ अथवा उ हो तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अ अथवा आ के बाद में उ अथवा उ को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, जिसकी मात्रा इस प्रकार से वर्ण के ऊपर या वर्ण के साथ में लगाई जाती है।
यहाँ पर भी हम उसी तरह से बात करते हैं। सबसे पहले अ के बाद में क्या आना चाहिए, ऊ आना चाहिए, जिससे क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है देव प्लस उपासना। मित्रों आप यहाँ पर देखिएगा कि देव में स्वर कौन सा है, अ है। उपासना में स्वर कौन सा है, ऊ है। तो अ प्लस ऊ को जब हम जोड़ेंगे तो अ प्लस ऊ जुड़कर क्या हो जाता है, ओ। तो देव प्लस उपासना जुड़कर क्या हो जाएगा, ऊ को ओ में बदलते हुए हमें क्या लिखना है शब्द इसका, देवोपासना। शब्द क्या हो जाएगा, देवोपासना। किस प्रकार से होगा ये, अगर आपको समझने में कोई तकलीफ़ हो तो मैं इसके खंड भी कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, आप आसानी से इस चीज़ को समझ लें। ठीक है, तो हम बात करते हैं देव की। तो आप देव में से जब आप व को हल करोगे तो व से स्वर कौन सा निकलेगा, अ। उपासना से आप स्वर कौन सा प्राप्त करोगे, ऊ। शेष खंड क्या है, पासना। अब आप जानते हो कि यहाँ पर संधि किसके मध्य होगी, अ प्लस ऊ के मध्य होगी, और अ प्लस ऊ जुड़कर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए देव में व हलंत है, अ प्लस ऊ जुड़कर ओ हो गया, पीछे शब्द क्या बचा, पासना। व हलंत है, ओ से जुड़ जाएगा तो शब्द क्या हो जाएगा, देवोपासना। शब्द क्या हो जाएगा, देवोपासना। तो इस प्रकार देव प्लस उपासना का संधि रूप हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से आप भी उन शब्दों को और जोड़ने का प्रयत्न करें। बहुत से व्याकरण में से शब्द मिल जाते हैं। हम बात करते हैं अगले सूत्र के बारे में। तो अगला सूत्र ये कहेगा कि अ के बाद में हमें क्या चाहिए, ऊ दीर्घ चाहिए। ऊ बड़ा होगा तो भी क्या होगा, ओ ही होगा। जैसे कि इसके लिए मैंने एक शब्द लिख दिया है, यहाँ लिख लेता हूँ, शीत प्लस उष्ण। यहाँ पर भी आप देखिए शीत में स्वर कौन सा है, अ है। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि पहले अ होगा, और उष्ण में ऊ कैसा है, दीर्घ है। इनके बीच में संधि होगी तो अ प्लस ऊ जुड़कर भी क्या होगा, ओ ही होगा, जिसकी मात्रा इस प्रकार से लगेगी। शब्द हम क्या लिखेंगे, शीतोष्ण। शीत प्लस उष्ण की संधि होगी तो शब्द क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। अब ये शब्द भी कैसे हुआ, आप इसको भी थोड़ा खंडों में टुकड़ों में समझ लीजिएगा सहज रूप से, आसानी से, ताकि कोई समस्या ना हो। शीत में से जब आप त को हल करोगे तो त से स्वर कौन सा निकलेगा, अ स्वर निकलेगा। उष्ण में आप कौन सा स्वर देख रहे हैं, ऊ दीर्घ देख रहे हैं, और उसके बाद में शेष पद क्या है, क्षण। अ प्लस ऊ को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अ प्लस ऊ को जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे शीत में अभी तक त हलंत है, अ प्लस ऊ को जोड़कर हमने ओ बना दिया है, और शेष पद क्या है, क्षण। अब इसको हम जोड़ेंगे तो पूरा शब्द क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। आशा करता हूँ निश्चित रूप से ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले सूत्र के बारे में। अगला सूत्र ये कहता है कि आ के बाद में ऊ हो जाए तो भी क्या होगा, ओ ही होगा, जिसकी मात्रा इसी तरह से लगेगी। प्रथम पद का अंतिम स्वर आ होगा और दूसरे पद का प्रथम स्वर ऊ होगा। इसका हम यहाँ पर एक उदाहरण लिख लेते हैं। तो मैंने शब्द लिखा है महा प्लस उदधि। उदधि समुद्र का पर्यायवाची है। उदधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समुद्र। शब्दों के साथ में उनके अर्थ को भी समझते चलिए ताकि पर्यायवाची शब्द भी आपको साथ साथ में याद होते रहें। जो शब्दों के अर्थ होते हैं वही एक तरह से उनके पर्यायवाची होते हैं। शब्द का शब्द रूपांतरण पर्यायवाची होता है। महा प्लस उदधि की हम बात करें तो महा में आप देखिए ह को हल करोगे तो स्वर कौन सा निकलेगा, आ, और उदधि से हम किस स्वर को ग्रहण करेंगे, ऊ, और शेष पद क्या है, दधि। अब आप जानते हैं कि आ प्लस ऊ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इधर आप देख रहे हैं ह अभी तक हलंत है और पीछे क्या बच गया, दधि। इस प्रकार इन दोनों को जोड़ते हैं, ह हलंत ओ से जुड़ जाएगा, शब्द क्या हो जाएगा, महोदधि। शब्द क्या हो जाएगा, महोदधि। महा उदधि का संधि रूप हो जाता है महोदधि। और इसी प्रकार से हम बात करते हैं, अब आ के बाद में ऊ दीर्घ हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, ओ ही हो जाएगा। इसका उदाहरण हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है धारा प्लस उष्ण।
धारा प्लस उष्ण, इन दोनों की जब हम संधि करेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? धारोष्ण। शब्द क्या हो जाएगा? धारोष्ण। अब ये कैसे हुआ, इसकी भी प्रक्रिया हम अच्छी तरह से एक बार समझ लेते हैं कि धारा प्लस उष्ण से धारोष्ण शब्द जो है कैसे बना। तो आप यहाँ पर धारा में से र को हलंत करके और आ स्वर को बाहर निकालोगे इस प्रकार से, और उसके बाद में उष्ण का आप कौन सा स्वर लोगे? उ, और शेष पद क्या बचा है? ष्ण। अब आप देख सकते हैं कि संधि किनके मध्य होगी? आ प्लस उ के मध्य संधि होगी। आ प्लस उ जुड़कर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। इधर क्या बचा है? पहले धारा प्लस आ प्लस उ को जोड़कर ओ बना दिया, और शेष खंड क्या है? ष्ण। र के साथ ओ जुड़ जाएगा तो शब्द क्या हो जाएगा? धारो। पीछे जो बचा है वो एज इट इज आ जाएगा, शब्द क्या हो जाएगा? धारोष्ण। तो इस प्रकार गुण संधि के जो ये उदाहरण हैं वो आपने पढ़े हैं, देखे हैं। चारों प्रकार की स्थितियों के उदाहरण हमने ले लिए हैं। अ प्लस उ का उदाहरण ले लिया, आ प्लस उ का अ प्लस दीर्घ उ का उदाहरण ले लिया, आ प्लस उ का उदाहरण ले लिया, और यहाँ प्लस आ प्लस दीर्घ का भी हमने उदाहरण ले लिया। तो गुण संधि के जो चार स्थितियाँ आती है इस पहले सूत्र में, वो चारों दूसरे सूत्र में वो हम देख चुके हैं यहाँ पर चारों स्थितियों को। अब यहाँ पर हम इसके कुछ और उदाहरण लेंगे जिन पर आप और अच्छे से अभ्यास करके इन चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। तो मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है शिला प्लस उत्कीर्ण। एक शब्द मैंने लिख दिया पूर्व प्लस उत्तर। एक शब्द हो गया प्रश्न प्लस उत्तर। प्लस उपासना। और मैंने शब्द लिख दिया यहाँ पर पुष्प प्लस उद्यान। मंत्र प्लस उच्चारण। मद प्लस उन्मत्त। तो इस प्रकार के हमने कुछ और उदाहरण यहाँ पर लिख दिए हैं। ऐसे उदाहरण अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में ऐसे उदाहरण आ जाते हैं। तो ऐसे शब्दों का हमें किस प्रकार से इनकी संधि करनी है, क्या इनका सही विकल्प रूप होगा, तो शिला प्लस उत्कीर्ण की हम बात करें तो मित्रों यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ शिला शब्द। ये शिला शब्द आपके युग्म शब्दों में आते हैं, शिला और एक शीला, ठीक है। अब कई बार विद्यार्थी जो है वो शीला में जहाँ ई की मात्रा बड़ी है इसको शुद्ध मान लेते हैं, और जहाँ ई की मात्रा छोटी होती है इसको अशुद्ध मान लेते हैं। तो ये जो विषय है वो शुद्धि अशुद्धि का बिल्कुल नहीं है, ये युग्म शब्दों का विषय है, जहाँ पर शब्दों में बहुत ही कम अंतर होता है शब्दों के लेखन में, लेकिन अर्थ की दृष्टि से पूरा का पूरा अंतर होता है, पूरा विभेदन होता है। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण आते हैं युग्म शब्द अध्याय में, आप ऐसे शब्दों को पढ़ते हैं। तो जो शिला शब्द है इसका अर्थ होता है चट्टान, शैलखंड, और जो शीला जहां पर ई की मात्रा बड़ी है इसका अर्थ होता है संस्कारवती स्त्री, संस्कारवती स्त्री को क्या कहते हैं? शीला कहते हैं। तो इस प्रकार अर्थगत अंतर भी शब्दों का साथ में आप ध्यान में रखें। शिला का अर्थ क्या होता है? चट्टान होता है, और शीला का अर्थ क्या होता है? संस्कारवती स्त्री होता है। शब्दों के अर्थ का भी ध्यान रखें, सही सुनोगे, सही बोलोगे तो सही लिखोगे, ठीक है। तो शब्दों के लेखन का इस प्रकार से ज़रूर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं इन शब्दों की संधि करने की। तो शिला प्लस उत्कीर्ण, जैसा कि ये शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, तो शिला में स्वर कौन सा है? अंतिम स्वर आ है। उत्कीर्ण का प्रथम स्वर कौन सा है? उ है। तो आ प्लस उ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? उ की मात्रा लग जाएगी, तो शब्द क्या हो जाएगा? शिलोत्कीर्ण। शब्द क्या हो जाएगा? शिलोत्कीर्ण। इसी प्रकार पूर्व प्लस उत्तर, पूर्व में स्वर कौन सा है? अ है। उत्तर में स्वर कौन सा है? उ है। और शब्दों को जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर।
इसी प्रकार प्रश्न प्लस उत्तर की हम बात करते हैं तो प्रश्न में स्वर कौन सा है, अंतिम स्वर अ है, उत्तर का प्रथम स्वर क्या है, उ है, और दोनों को जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर। और इसी प्रकार देव प्लस उपासना का क्या हो जाएगा, देवोपासना। अब पुष्प प्लस उद्यान है तो इसका क्या हो जाएगा, पुष्पोद्यान। मंत्र प्लस उच्चारण है तो इसका क्या हो जाएगा, मंत्रोच्चारण। मद प्लस उन्मत्त है तो इनकी संधि क्या हो जाएगी, मदोन्मत्त। तो इस प्रकार गुण संधि के ये जो सूत्र हैं इसको आपको अप्लाई करना है और इस प्रकार से इन शब्दों की संधि करनी है। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। गुण संधि के हमने दो सूत्र पढ़ लिए हैं। प्रथम सूत्र में हमने पढ़ा था अ अथवा आ के बाद में ई अथवा ई हो तो ए होता है। दूसरे सूत्र में हमने पढ़ा है कि अ अथवा आ के बाद में उ अथवा उ हो तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और अब हम बात करते हैं इसी संधि के तीसरे सूत्र की। तो तीसरा सूत्र क्या कहता है कि अ अथवा आ के बाद में इस बार क्या होगा, री होगा। तो मित्रों क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो पहले क्या हो जाएगा, अ अथवा आ, इसके बाद में क्या चाहिए, री चाहिए। तो अ अथवा आ के बाद में री होगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। जिसमें अ का मैंने आपको बताया था कि पूर्व व्यंजन के साथ योग हो जाता है और जो र है ये आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, जिसको हम व्याकरणिक भाषा में, व्याकरणिक शैली में ऊर्ध्व रेफ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इसके उदाहरणों पर। सबसे पहले हम बात करते हैं अ के बाद में री हो तो क्या होता है, अर होता है। सबसे पहले अ होना चाहिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए, री होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है शीत प्लस ऋतु। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि शीत में जो त है अंतिम शब्द, इस त में स्वर कौन सा है, अंतिम स्वर अ। तो आप लिखिएगा शीत में से जब आप त को हल करोगे तो त से स्वर कौन सा निकलेगा, अ। और ऋतु में से स्वर कौन सा लेंगे आप, री। शेष पद क्या बचा है, तू। अब आप जानते हैं कि संधि की स्थिति कहाँ है, अ प्लस री को जोड़ते हुए संधि की स्थिति यहाँ पर आपको मिल जाएगी, अ प्लस री, और जुड़कर क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। तो अ प्लस री को जोड़कर आपको क्या बना देना है, अर बना देना है। यहाँ पर आप देखोगे शीत में त हलंत है, अ प्लस री को जोड़कर अर बना दिया और शेष बचा हुआ खंड क्या हो गया, तो हो गया। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि त हलंत है, आगे स्वर अ है तो का त के साथ योग हो जाएगा तो त पूरा हो जाएगा। और ये जो र है इसका ऊर्ध्व रेफ आगे वाले वर्ण के साथ होगा तो र से आगे वर्ण कौन सा है, तू है। तो ये तू पहले आ जाएगा और ये र इसके ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार शीत प्लस ऋतु का संधि पद क्या हो जाता है, शीतर्तु हो जाता है। बहुत से उदाहरण आएंगे और एक सरलतम तरीका भी आपको बताऊंगा मैं इन्हीं शब्दों को सॉल्व करने का। हम बात करते हैं सबसे पहले आ के बाद में री होगा तो क्या होगा, तो भी अर ही होगा। कुछ विद्यार्थी इस प्रकार का भ्रम पाल लेते हैं कि अ प्लस री का तो अर होता है और आ प्लस री का आर होता है। वो इस प्रकार से आर बना देते हैं या आर वाला जैसा कोई विकल्प होता है उसको चुन लेते हैं। अक्सर उनके इस प्रकार के उदाहरण गलत हो जाते हैं, तो ऐसी गलती हमें नहीं करना है। प्रथम स्वर चाहे अ हो चाहे आ हो, यदि उसके बाद में री है तो चाहे अ और आ इन दोनों में से जो भी पहले होगा उसके साथ जब री जुड़ेगा तो अर ही बनेगा। अ प्लस री का भी अर ही होगा और आ प्लस री का भी अर ही होगा, आर नहीं होगा। इस बात पर विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान दें। मैं यहाँ पर एक उदाहरण ले लेता हूँ। महा प्लस ऋषि, बहुत जाना पहचाना उदाहरण है आपका। हर बार कंपटीशन गाइडों में, कंपटीशन कक्षाओं में जब आप बैठते हैं तो इस सूत्र में जहाँ कहीं पर भी आ प्लस री का कोई उदाहरण बना हो और वहाँ पर महर्षि ये शब्द नहीं आया हो, ऐसा तो संभव भी नहीं है एक तरह से। फिर भी हम इस शब्द को एक बार यहाँ पर ले लेते हैं। महा में से आप जब ह को हल करोगे तो स्वर कौन सा पाओगे, ह से कौन सा स्वर निकलेगा बाहर, आ स्वर बाहर निकलेगा। और ऋषि में से आप कौन सा स्वर लोगे, री, तो शेष पद क्या बच गया, शी। इसको हमने अलग कर दिया। अब आप जानते हैं कि जोड़ना किसको है,
आ प्लस री को और आ प्लस री को जोड़कर आपको आर नहीं बनाना है, अर ही बनाना है। आ प्लस री जुड़कर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। इधर आप देखते हैं कि ह हलंत है, आ प्लस री जुड़कर क्या हो गया, अर हो गया, और उसके बाद क्या आ गया, शी आ गया। ह हलंत है, किससे जुड़ेगा, अ से जुड़ेगा, तो शब्द क्या हो जाएगा, मह। र हलंत है, मैंने आपको बताया था आगे वाले वर्ण के ऊपर जाएगा, आगे वर्ण कौन सा है, शी, तो ये शी पहले आ जाएगा और ये जो र है ये इसके ऊपर विराजमान हो जाएगा। तो इस प्रकार महा प्लस ऋषि का शुद्ध रूप क्या बन जाता है, संधि रूप महर्षि। अब आपको कई बार विकल्प में महर्षि जैसा कुछ शब्द मिल जाता है। कुछ विद्यार्थी जो ढंग से नहीं पढ़े होते हैं वो अक्सर इस प्रकार के उदाहरणों को गलत करके आ जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। महा प्लस ऋषि का क्या होगा, महर्षि ही होगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि एक सरलतम तरीका बताऊंगा आपको इन शब्दों को सॉल्व करने का, समाधान करने का, वो तरीका भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे मैं उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले कुछ शब्द लिख लिए। जैसे मैंने लिख दिया वेद प्लस ऋचा, पुरुष प्लस ऋषभ, देव प्लस ऋण। तो इस प्रकार के कुछ शब्द आ जाते हैं। ज्ञात प्लस रित। रित शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों, जरा अनुमान लगाइए तो। रित शब्द का अर्थ क्या होता है, अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। मैं हूं अभी यहाँ आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए। रित शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य। अगर मैं आपको पूछता कि रित का विलोम शब्द क्या है तो आप निश्चित रूप से आप अनृत शब्द बता देते। रित का विलोम शब्द क्या होता है, अनृत। अनृत का अर्थ क्या होता है, झूठ। अब हम इसके अगर थोड़े समास की ओर ध्यान देते हैं तो अरित यानी नहीं है जो रित, अनरित, अन प्लस रित, ये इसका संधि रूप हो जाता है। अब आप देखिए अन उपसर्ग है, रित मूल शब्द है। अन का अर्थ क्या होता है, अन का अर्थ होता है नहीं, और रित का मतलब क्या होता है, सत्य। तो नहीं है जो सत्य वह अर्थात झूठ। तो इस प्रकार से शब्दों के संधि विच्छेद, शब्दों के विलोम शब्द, ये सभी शब्द से ही उपजते हैं, शब्द से ही उत्पन्न होते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है शब्द की रचना पर, शब्द की बनावट पर, और वो ध्यान आप यदि संधि अध्याय ढंग से समझा है तो ही आप ध्यान दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। मैं बात कर रहा था इन शब्दों के सरल तरीके से इनका सही उत्तर निकालने की। तो मित्रों आपको ये ध्यान रखना है कि जब प्रथम पद का अंतिम स्वर केवल अ हो, प्रथम पद का अंतिम स्वर क्या हो, केवल अ हो, और इसके बाद का स्वर यदि री हो तो हमें क्या करना है, सीधा इस री को यहाँ से हटा देना है, और री के तुरंत बाद में जो शब्द है उसके ऊपर, बाद वाले शब्द के ऊपर हमें क्या लगा देना है, र जो आधा र होता है वो लगा देना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसी के अनुसार वेद प्लस ऋचा, पहला जो वो तो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। यदि प्रथम पद का अंतिम स्वर अ है तो प्रथम पद में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो वेद क्या रहेगा, वेद ही रहेगा। ऋचा में से मैंने आपको क्या बताया, री को हटा देना है, तो री को हटा दिया तो क्या बच गया, पीछे चा बच गया, और इसी री को हटाते हुए हमें जो आगे जो वर्ण आया है इसके ऊपर क्या लगा देना है, र लगाना है। तो इस प्रकार प्लस ऋचा का शब्द क्या बन जाता है, वेदर्चा। इसी प्रकार पुरुष प्लस ऋषभ को आप सॉल्व कीजिएगा। पुरुष में पुरुष वैसा का वैसा रहेगा, ऋषभ में आप री को हटा दीजिएगा, पीछे श आ गया, इसी श के ऊपर आप र लगा दीजिए, और बचा क्या है, पीछे भ बचा है। तो पुरुष प्लस ऋषभ का क्या हो जाएगा, पुरुषर्षभ। ऋषभ शब्द के यदि हम अर्थ की बात करें तो ये बैल का पर्यायवाची शब्द होता है, यानी ऋषभ शब्द का अर्थ क्या होता है, बैल, बछड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार पुरुष है जो वृषभ के समान बलिष्ठ, उसको कहा गया है पुरुषर्षभ, ठीक है। देव प्लस ऋण, देव जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, री को हटाते हुए ण के ऊपर हमें र लगा करके शब्द क्या बना देना है, देवर्ण। ज्ञात प्लस रित, जानता है सत्य जो,
या जानकारी है जिसे सत्य की, वो ये इसका अर्थ हो जाता है। तो ज्ञात में ज्ञात जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। री को हटाते हुए हम त को लिख देंगे और त के ऊपर क्या लगा देंगे, र लगा देंगे। तो इस प्रकार ये शब्द क्या हो जाता है, ज्ञातर्थ। अर्थात ये जो ज्ञ है, हम अपने सामान्य भाषा में हम इतने अभ्यासी हो चुके हैं कि सामान्य रूप से हम इस शब्द का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। ये वास्तविक रूप से ज्ञ है। क्या है, ज्ञ। ज प्लस य, मैंने आपको ये बताया था वर्ण विचार अध्याय के अंतर्गत। ज प्लस य प्लस अ, इनके संयुक्त रूप से क्या बना है, ज्ञ बना है, ज्ञ बना है। तो हमें इसका सही उच्चारण ज्ञ के रूप में करना है। ये ज्ञात है, ज्ञात, ज्ञात प्लस रित अर्थात ज्ञातर्थ। ठीक है, ज्ञात नहीं है। यदि इसको ग ही पढ़ना होता हमें, तो फिर हम ज्ञात ऐसे भी लिख सकते हैं और ज्ञात ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम क्या होता बोलते तो ये है ज्ञात और लिखते यह है, तो हमारी कथनी और करनी में जो ये अंतर है, ये हमारे गलत अभ्यास के कारण ऐसा हो गया है। ये ज्ञ नहीं है, ये ज्ञ है। अगर दोनों की ध्वनि ही यदि समाप्त होती तो हम फिर योग्य को ऐसा लिखते, जबकि वास्तव में योग्य और यज्ञ, यज्ञ ये है। अगर इसको हम ज्ञ नहीं पढ़ के ज्ञ पढ़ें तो इस यज्ञ को भी तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो रूप है ये गलत है, यहाँ पर ये रूप गलत है। तो इसका मतलब इन दोनों का उच्चारण अलग अलग है। इसको हमें ज्ञ के रूप में नहीं पढ़ना है, ज्ञ के रूप में पढ़ता है। ये ज्ञात नहीं है, ये ज्ञात है, ज्ञात प्लस रित अर्थात ज्ञातर्थ। ठीक है, तो इस प्रकार से। लेकिन अभ्यास इतना हो चुका है हमारा कुछ शब्दों को गलत, कुछ ध्वनियों को गलत बोलने का, कि एकाएक उसका समाधान संभव नहीं नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य उदाहरणों की। आशा करता हूँ ये सूत्र भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगली संधि के बारे में। तो अगली संधि जो है वो संधि है तीसरी संधि। इसको हम कहते हैं वृद्धि संधि, नाम दिया है हमने। कौन सी संधि है, तीसरी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की परिभाषा क्या हो जाती है। वृद्धि संधि में भी आप जानते हैं कि प्रथम स्वर क्या होता है, अ अथवा आ ही होता है, और दूसरा स्वर क्या होता है, ए अथवा आई, और उसके बाद ओ अथवा औ। ये दो विकल्प हमारे सामने प्राप्त होते हैं। ठीक है, ओ अथवा औ। तो क्या होता है कि अ अथवा आ के बाद में यदि ए अथवा आई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और इसी प्रकार अ अथवा आ के बाद में ओ अथवा औ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। कई बार विद्यार्थी यहाँ पर ये भ्रम पाल लेते हैं। सामान्यतः हम इसको और इसको एक ही प्रकार से बोलते हैं। बहुत से विद्यार्थियों को मैंने बोलते हुए सुना है ए। अब अगर ये साथ साथ में अगर आते हैं तो इसको वो एक बार ए आई बोल लेते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई शब्द आ जाए कई, तो इसको कई नहीं बोलते हैं, वो के कई ही बोल देते हैं, जबकि कई है। तो इस प्रकार से कुछ अशुद्धियाँ मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी कह रहा हूँ कि सही बोलोगे तो सही लिखोगे। तो वाचन पर ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, इसकी जो मात्रा है ऐ की, वो ऐ की मात्रा कुछ इस प्रकार से होगी और औ की मात्रा इस प्रकार से, यानी दो मात्राएँ लगेगी। वृद्धि संधि में सामान्य सा एक नियम है वृद्धि संधि का। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा क्या कहती है कि अ अथवा आ के बाद में, अ अथवा आ के बाद यदि ए ऐ तथा ओ औ इन दोनों में से कोई स्वर युग्म हो तो क्रमशः ऐ तथा औ हो जाता है, ऐ तथा औ हो जाता है। पहले क्या होगा, अ अथवा आ, और बाद में क्या होगा, ए अथवा आई। अब आप जानते हैं अ अथवा आ के बाद में ए अथवा आई होगा, अ अथवा आ के बाद ए अथवा आई होगा तो क्या हो जाएगा, आई। और इसी प्रकार अ अथवा आ के बाद ओ अथवा औ होगा तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरणों के बारे में। तो इसका जो पहला सूत्र है, पहला सूत्र ये कहता है कि अ अथवा आ के बाद ए अथवा आई हो जाएगा
तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। और ऐ की मात्रा कुछ इस प्रकार से लग जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरणों के बारे में। तो उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है एक। एक में आप जानते हैं कि प्रथम पद का अंतिम स्वर क्या है, अ है। और दूसरा शब्द मैंने लिखा है एक को जोड़कर दो नहीं कहना है। हम गणित नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, है ना। और हिंदी में हिंदी के तरीक़ों से शब्दों को जोड़ना होता है, संख्याओं को नहीं जोड़ना है, शब्दों को जोड़ना है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक में आप क को हल करोगे तो क से स्वर कौन सा निकलेगा, क से स्वर अ निकलेगा। और आगे एक में से प्रथम स्वर क्या है, ए है, तो शेष खंड क्या बच गया, क शेष रह गया। अब आप जानते हैं कि अ प्लस ए को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। इधर शब्द क्या बचा है, एक प्लस ऐ प्लस क। इस प्रकार से ये शब्द खंड बचा है। क हलंत है, आगे ऐ है, तो ऐ की मात्रा किस प्रकार से लगेगी, कैसे लगेगी, निर्दिष्ट किया हुआ है। यहाँ पर दो मात्राएं लगानी हैं इस प्रकार से। तो शब्द क्या हो जाएगा, एकैक। अब लड़के इसको, मैंने कई विद्यार्थियों को ऐसा बोलते हुए सुना है, एक एक। एक एक नहीं होता है, एकैक होता है। क्या होता है, एकैक। ठीक तरह से उच्चारण का अभ्यास करें, स्वरों के विभेदन को समझें, ठीक है। तो ये एकैक लिखना है आपको, एक प्लस एक। इसी प्रकार से इस सूत्र के मैं कुछ और उदाहरण आपको दे दूं। आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ बता दूं कि अ प्लस ए का उदाहरण हमने लिया है। अ प्लस ऐ का भी उदाहरण लेंगे तो भी क्या होगा, ऐ ही होगा। जैसे कि मैंने उदाहरण ले लिया मत प्लस ऐक्य। अब आप यहाँ पर मत में स्वर देखिए अ है, ऐक्य में स्वर देखिए ऐ है, तो अ प्लस ऐ को जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, ऐ ही होगा। शब्द क्या हो जाएगा, मतैक्य। शब्द क्या हो जाएगा, मतैक्य। इसी प्रकार आ के बाद में ए का हम कोई उदाहरण एक रख लेते हैं तो भी क्या बनेगा, आ प्लस ए जुड़ेगा तो भी क्या बनेगा, ऐ ही बनेगा। मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है वसुधा प्लस एव। वसुधा में स्वर का क्या है, आ है। एव में स्वर क्या है, अ है। आ प्लस ए जुड़कर भी क्या बनेगा, ऐ ही बनेगा। तो वसुधा प्लस एव को जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, वसुधैव। वसुधा प्लस एव का क्या हो जाएगा, वसुधैव। इसी प्रकार आ के बाद में अगर ऐ को जोड़ेंगे तो भी स्वर क्या बनेगा, ऐ ही बनेगा। जैसे कि मैंने शब्द लिख दिया महा प्लस ऐन्द्रजालक। ऐन्द्रजालक शब्द का अर्थ होता है जादूगर। ऐन्द्रजालक शब्द का अर्थ क्या होता है, जादूगर, अर्थात जादू करने वाला। महा ऐन्द्रजालक, महान जादूगर। कैसा जादूगर, महान जादूगर। शब्दों को हम जोड़ते हैं, महा में स्वर कौन सा है, आ है। आगे स्वर कौन सा है, ऐ है। तो शब्द को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, महेंद्र जालक। शब्द क्या हो जाएगा, महेंद्र जालक। तो इस प्रकार से महा प्लस ऐन्द्र जालक। तो इसके कुछ उदाहरण और हम लेते हैं, उन उदाहरणों पर आप एक बार अभ्यास कीजिएगा। समस्या आ जाए फिर हमें पूछिएगा, हम फिर आपसे सवालों के जवाब देंगे, आपसे फिर मुखातिब होंगे। मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है वृथा प्लस एव, सदा प्लस एव, तदा प्लस एव, तथा प्लस एव, एक प्लस एव। सारे उदाहरण एव के ही नहीं हैं, और भी उदाहरण हैं। समान उदाहरण इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको अभ्यास, अगर एक का अभ्यास हो जाए तो बाकियों का अभ्यास भी आप बहुत सुगमतापूर्वक कर सकें। शब्द आ गया इंद्र प्लस ऐरावत। इसी प्रकार शब्द बन जाएगा गज प्लस ऐरावत, जन प्लस एकता। तो इस प्रकार ये उदाहरण बन गए। और भी शब्द आ जाएगा वित्त प्लस ऐषणा, प्रिय प्लस ऐशी, हित प्लस ऐशी। बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे किताबों में, नोट्स में।
संस्थान के जो नोट्स बने हुए हैं उनमें बहुत ही संख्या में, अच्छी संख्या में उदाहरण आपको दिए हुए मिल जाएंगे। एक एक संधि के करीब करीब अगर मैं बताऊं तो एवरेज भी अगर आप निकालोगे लगभग 70-80 उदाहरण तो हर सूत्र के आपको मिल जाएंगे। संस्थान से जुड़िएगा, कोशिश कीजिएगा और अच्छी तरह से पढ़िएगा, नोट्स प्राप्त कीजिएगा। आपको बाहरी किताबों में कहीं पर भी कुछ भी झांकने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना विश्लेषित और विस्तार पूर्वक डेटा आपको संस्थान के नोट्स में, चाणक्य क्लासेस के जो नोट्स हैं उनमें आपको मिल जाएंगे। हम बात करते हैं वृथा प्लस एव की, तो जोड़ोगे तो शब्द क्या हो जाएगा? वृथैव। आपने जो उत्तर लिखे हैं उनको साथ साथ में एक बार जांच लें, चेक करते रहें, कोई गलती हो तो सुधार कर लें। सदा प्लस एव का क्या हो जाएगा? सदैव। इसी प्रकार तदा प्लस एव का क्या हो जाएगा? तदैव। तथा प्लस एव का क्या हो जाएगा? तथैव। एक प्लस एव एकैव। इंद्र प्लस ऐरावत इंद्रैरावत। गज प्लस ऐरावत गजैरावत। जन प्लस एकता जनैकता। वित्त प्लस ऐषणा वित्तैषणा। और भी शब्द आ जाएगा स्व प्लस ऐच्छिक। शब्द क्या हो जाएगा? स्वैच्छिक। तो इस प्रकार गुण संधि के वृद्धि संधि के इस पहले सूत्र अ अथवा आ के बाद में ए अथवा ऐ हो तो ऐ हो जाता है। ये उदाहरण सारे आपने देखे हैं। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि के ही दूसरे सूत्र के बारे में, जिस सूत्र में ये कहा गया है कि अ अथवा आ के बाद में ओ अथवा औ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। और औ होने का मतलब इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार से लग जाएगी अक्षरों के साथ में। अब ऐसे ही कुछ उदाहरणों का हम अभ्यास और करेंगे। यहाँ पर मैंने पहला शब्द लिख दिया है वन प्लस औषधि। पहला सूत्र मैंने लिख दिया है वन प्लस औषधि। वन न में स्वर कौन सा है? अ है। औषधि में क्या है? औ है। अ प्लस औ को जब हम जोड़ेंगे तो औ ही बनेगा, तो शब्द क्या हो जाएगा? वनौषधि। विस्तार से अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वन में जब आप न को हल करोगे तो स्वर क्या निकलेगा? अ। औषधि से स्वर क्या लोगे? औ। और पीछे क्या बचा है? शधि। इन दोनों को जब हम अ प्लस औ को संधि में जोड़ने वाली स्थिति यही है कि प्रथम पद का अंतिम स्वर अ, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर औ जोड़कर क्या हो जाएगा? औ ही हो जाएगा। तो हमें इन दोनों को जोड़कर क्या बना देना है? औ बना देना है। इधर शब्द क्या बचा है? वन में न हलंत प्लस औ प्लस शधि। न जो हलंत है ये हल न औ से जुड़ जाएगा तो न में औ की मात्रा लग जाएगी, और बाद वाला जो पद शधि है ये जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा? वनौषधि। इसी तरह से कुछ उदाहरण और भी हैं, उन पर अभ्यास कर लेते हैं। जैसे महा प्लस औषधि। महा प्लस औदार्य। प्र प्लस औद्योगिक। महा प्लस ओजस्वी। तो इस प्रकार के कुछ और उदाहरण आ जाते हैं। सभी को जोड़ना है। महा प्लस औषधि का क्या हो जाएगा? महौषधि। महा में स्वर आ है, औषधि का औ है, अ प्लस औ जुड़कर क्या हो जाएगा? औ। तो शब्द क्या हो जाएगा? महौषधि। इसी प्रकार महा प्लस औदार्य का क्या हो जाएगा? महौदार्य। प्र प्लस औद्योगिक का क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिक। महा प्लस ओजस्वी का क्या हो जाएगा? महौजस्वी। एक थोड़ा कठिन शब्द और लिख देता हूँ मैं,
दीर्घ प्लस ओक। ओक शब्द का अर्थ क्या होता है? कई बार ऐसे कठिन शब्द आते हैं। ओक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है घर, भवन, मकान। ठीक है, तो दीर्घौक शब्द बन जाएगा। जो ऊपर वाला जो र है वो यथावत रहेगा, औ की मात्रा के साथ भी ये र यथावत रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। शब्द क्या हो जाएगा? दीर्घौक। जहाँ पर आप देखिए घ में औ की मात्रा भी लगी हुई है और ये जो र है ये र भी साथ लगा हुआ है। ऐसा ही एक और शब्द आ जाएगा गंगा प्लस ओत्री। तो शब्द क्या हो जाएगा? गंगोत्री। इसी प्रकार यमुना प्लस औत्री आप बना सकते हैं, यमुना प्लस ओत्री। क्या रूप बनेगा? आप कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ वृद्धि संधि तक का ये भाग आपके समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम स्वर संधि के जो आगे के भाग हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे यण संधि और अयादि संधि के बारे में, तो बहुत जल्दी वो वीडियो भी आप देखने वाले हैं। मित्रों, यहीं के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि चाणक्य क्लासेस के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो, मेरे विषय से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, आप कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या को ज़रूर बताएं। मैं निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस चीज़ के लिए। ठीक है, धन्यवाद।